जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से संचालित हो रही होगी। दोस्तों, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इतिहास पे, और इतिहास के आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आज थोड़ी आप अपनी स्पीड बढ़ा के रखिएगा कि आज 40 प्रश्नों को क्या किया जाए, हल कर लिया जाए। तो आइए चलिए देखते हैं, क्योंकि अब जो इतिहास में प्रश्न आएंगे वो प्रश्न अधिकतर आपके पढ़े हुए आएंगे, क्योंकि जो चीजें मेडुअल और मॉडर्न की चीजें आपको क्या होती हैं, ज्यादा तैयार होती हैं। इसलिए आपको केवल क्या करना है, उसका अभ्यास करना है। आपने पहले से हर प्रश्न को पढ़ा होगा ऐसा मुझे महसूस होता है, या जब आप उत्तर देते हैं तब भी प्रतीत होता है। तो थोड़ी हम तेजी से बढ़ेंगे ताकि 40 प्रश्नों का जो आज का हमारा टारगेट है उसे क्या कर लें, पूरा कर लें। ओके, चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, ये आपके सामने क्या है, यह आपके सामने पहला प्रश्न है। इस प्रश्न का आपको उत्तर क्या करना है, देना है। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ जो है क्या थे, सेनाध्यक्ष थे, उसमें से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। यहां पर ऑप्शन है गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां और उबेग। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन के कई सेनापति थे, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है उसमें एक नाम आता है आपका गाजी मलिक का। किसका? गाजी मलिक। और वास्तव में इसने गाजी मलिक की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। अगर बात किया जाए तो इसने मंगोलों के खिलाफ, जो मंगोलों का आक्रमण होता था, मंगोलों के खिलाफ इसने 29 अभियानों में या 29 युद्ध क्या किए थे, लड़े थे। और मंगोलों को भारत से भगाने के पीछे अगर देखा जाए तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इसके चलते ये सेनापति जो उसके थे उसमें इसका एक प्रमुख स्थान बन गया था, और इसीलिए ये क्या हुआ, गाजी मलिक के नाम से विख्यात हुआ। और यहां पर आप देखोगे तो यही क्या करता है, यही आपके तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो राइट आंसर यहां पर आपका क्या होता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरे प्रश्न पर अगर चलें तो दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? ये सल्तनत काल के कुछ क्या हैं, वंश हैं, और पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड के हिसाब से इसमें सबसे लंबा टेन्योर किसका था। खिलजी वंश है, लोदी वंश है, दास वंश है और तुगलक वंश है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर यहां पर आप देखोगे तो खिलजी वंश की बात की जाए तो खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड माना जाता है ये 1290 से लेकर 1320 के बीच में माना जाता है। यहीं पर अगर लोदी वंश की हम बात करें तो लोदी वंश जो होता है ये आपके 1451 से लेकर 1526 जो पानीपत का पहला युद्ध होता है वहां तक माना जाता है। दास वंश की अगर आप बात करोगे तो ये आपका क्या होता है, 1206 से लेकर 1290 तक इसको क्या माना जाता है, इस कार्यकाल को माना जाता है। और तुगलक वंश की बात करें तो ये आपके 1320 से लेकर कहां से, 1320 से लेकर लगभग ये क्या होता है, तो यहां पर आप देखोगे तो 1220 से 1206 से 90 हो गया, और ये 1320 से आपका जो है 1412 तक ये माना जाता है। तो यहां पर अगर देखा जाए कार्यकाल के हिसाब से तो सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, तुगलक वंश होगा। ये चीज आपको क्या करनी है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर जो आपका लोदी वंश है 1451 में जो है आता है, और 1526 में यहीं पर आपका क्या होता है, बाबर के साथ पानीपत की क्या होती है, लड़ाई होती है। इसमें आपका इब्राहिम लोदी क्या होता है, पराजित होता है। और उसी के साथ जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास होता है वो इतिहास क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसी के बाद भारत में एक नए वंश यानी सल्तनत काल का पार्ट 2 यहां पर क्या होता है, समाप्त होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, मुगल वंश की बात हम लोग कहते हैं। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए आगे की तरफ अगर बढ़े यहां पर तो अगली बात यहां पर यह है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में क्या था, माहिर था। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो शासन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उसका क्या था, बराबर का दखल था। इल्तुतमिश नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो यह भी नहीं है। बिल्कुल यहां पर कुछ लोग MBT लिख रहे हैं, यह MBT ही था, अर्थात आपका मोहम्मद बिन तुगलक था।
यह विद्वान भी था और इसीलिए अक्सर क्या होता है, विद्वानों की तुलना किससे की जाती है? विद्वानों की तुलना पागलों से की जाती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति था, योग्य था, लेकिन ये अपने समय से आगे सोचता था और समय से आगे सोचने के कारण ही इसने कुछ ऐसे क्या किए, निर्णय ले लिए जो एक क्या बन गया, एक लोकोक्ति बन गई आम जनमानस में। आज भी जब कोई गलत निर्णय लेता है या कोई अव्यवहारिक निर्णय लेता है तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा या कहीं पर देखा होगा कि ये तुगलकी फरमान क्या हुआ है, जारी हुआ है। तो जो तुगलकी फरमान का क्या हुआ, तकिया कलाम प्रारंभ हुआ था, उसके पीछे आपका ये एमबीटी ही क्या है, जिम्मेदार है। और इसके बारे में दो बातें क्या होती हैं, सामने आती हैं, आपको पता है। एक, उसने क्या किया था, राजधानी को परिवर्तित करने का काम किया था, और दूसरा काम उसने किया था कि जो मुद्रा थी उस मुद्रा में जो है, मुद्रा में परिवर्तन किया था, सांकेतिक मुद्रा की बात की थी। और वहां से क्या हुआ था, जो आपको आज भी जो मनी का नियम पढ़ते हैं, मुद्रा का नियम, कि बैड मनी चेस जो है गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, अर्थात बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। ये ग्रेसम ने क्या किया है, मुद्रा का नियम दिया है। और उस नियम का अगर सबसे सटीक उदाहरण कहीं पर देखने को मिलता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखने को मिलता है। ये दोनों योजनाएं उसकी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, समय से आगे की योजनाएं थी, लेकिन तात्कालिक दौर में ये योजनाएं क्या हुई, विफल हुई, और इसलिए उसको असफल शासक के तौर पर देखा गया। और उसके आदेशों को या उसके निर्णयों से एक तकिया कलाम चल पड़ा, जिसको बोला जाता है कि आपने क्या किया है, तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। यह चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल पर आएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। दिल्ली से कहां पर ले गया था, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका दौलताबाद होगा। क्या होगा, दौलताबाद होगा। अब यहां पर यह सवाल पूछा जाता है कि भाई ये दौलताबाद ले जाने के पीछे रीजन क्या था। दौलताबाद ले जाने के पीछे जो है, अगर रीजन देखोगे तो बर्नी नाम का एक इतिहासकार हुआ है, जो सल्तनत काल का एक आधिकारिक क्या है, इतिहासकार है, जिसकी बातों पे लोग क्या करते हैं, काफी भरोसा करते हैं। यह कहता था कि जो दौलताबाद था ये भारत का, यानी जो भारतीय क्षेत्र था, उस भारतीय क्षेत्र के, उस समय के भारतीय क्षेत्र के केंद्र में था। कहां पर था, केंद्र में था। और ऐसा माना जाता है कि जो आपका राजधानी होना चाहिए, वो राजधानी जो है बिल्कुल जिस क्षेत्र पर आपका शासन है उस क्षेत्र के क्या होने चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। इसके बाद कुछ लोग जो है इसमें यह भी कारण बताते हैं कि राज्य परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन के पीछे एक रीजन यह भी था कि मतलब हमेशा दिल्ली क्या होता था, वो आक्रमण की जद में रहता था। तो वो आक्रमण की जद से दिल्ली को बचाने के लिए भी कहां ले जाना चाहता था, दौलताबाद ले जाना चाहता था। आज के दौर में भी अगर आप देखोगे तो जो ये डिमांड होती है, आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक नया खंडपीठ दक्षिण भारत में खोला जाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक आने में एक लंबा सफर क्या करना पड़ता है, तय करना पड़ता है। और आज के डेट में दिल्ली जिन समस्याओं से दो चार हो रही है, अगर उन समस्याओं से निजात पाना है तो एक विकल्प आपको मोहम्मद बिन तुगलक भी देता है, क्योंकि दिल्ली का AQI लेवल अगर आप देखोगे तो वो 460 को क्या हो चुका है, पार हो चुका है, जो कि बिल्कुल क्या है, रस्ट सिचुएशन है AQI लेवल। तो कुछ परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो उसकी बात से आप सहमत भी हो सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में उसकी बात से असहमत भी हो सकते हैं। फिलहाल आपका राइट आंसर यहां पर क्या है, ए है। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। यह रोजगार कार्यालय ठीक वैसा ही था जैसे आज आपका क्या होता है, रोजगार दफ्तर जिलों में बनते हैं, जहां पर जाके आप अपना क्या करते हैं, नाम लिस्ट कराते हैं और उसके आधार पर सरकार को आपको नीतियां बनाने के लिए क्या मिलती हैं, सहायता मिलती है। ऐसा ही काम किसने किया था, रोजगार कार्यालय की अगर बात हम करें तो ध्यान दीजिएगा, यह कौन कर रहा है भाई, एक बार आंसर आप लोगों का देख लें। बी यहां पर दे रहे हैं कुछ लोग, अलाउद्दीन खिलजी दे रहे हैं, बहुत सही, बस समझ रहे हैं। यहां पर जो है कितने लोगों का जो है यहां पर क्या है, हां बहुत सही जो लोग दे रहे हैं। तो ये आपका है भाई साहब फिरोज शाह तुगलक। क्या है, ये रोजगार कार्यालय की जब बात होगी तो यहां पर आपको फिरोज शाह तुगलक FST लगाना पड़ेगा। क्या FST होगा, इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिरोज शाह तुगलक जो है एक वास्तुकार भी था, इसने कई शहरों की स्थापना भी की थी। यह चीज आपको क्या करना है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। यहां पर आपको क्या बताना है कि कौन आपके जो है निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे, बताइए यहां पर क्या होगा।
लोदी, बिल्कुल सही। यहां पर जो है आपका क्या है, जवाब है लोदी होगा, लोदी। क्लियर। चलिए, अब लोदी की यहां पर थोड़ी सी हम बात करें लोदी वंश का, तो यहां पर दो बातें आप बताइएगा कि इसका संस्थापक कौन था। जल्दी से बता देंगे, एक प्रश्न आपको इसका क्या करना है, संस्थापक बता देना है। तो संस्थापक को याद रखना, बकलोल लोदी, यानी कि आपके बहलोल लोदी जो थे ये इसके क्या थे, संस्थापक थे। और यहां से अगर अंतिम की बात किया जाए तो यही आपका क्या था, इब्राहिम लोदी था, जो क्या होता है, बाबर से युद्ध लड़ता है, और ये 1526 तक इनकी कहानी चलती है। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की स्थापना की थी। आपको याद होगा 1504 की क्या है बात है, यमुना नदी के तट पर। कहां पर, यमुना नदी के तट पर इस नगर की स्थापना की गई, ताकि राजस्थान के जो क्या है, राजस्थान के राज क्षेत्र पर क्या किया जा सके, राजस्थान के राज क्षेत्र पर नजर बनाई रखी जा सके। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी को अगर आप देखते होंगे तो इसने एक काम और किया था जिसे आप क्या बोलते हैं, गजे सिकंदरी बोलते हैं। जो आज का आप जरीब देखते हैं जो लेखपालों के पास होता है वो यही था। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न यहां से और आता है, और वो आता है गुलरुखी नाम से कौन रचता था। तो गुलरुखी नाम से ये इनका क्या था, इनका उपनाम भी था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। अष्ट दिग्गज की यहां पर क्या हो रही है, बात हो रही है। कृष्णदेव राय को एक महान शासक के तौर पर जाना जाता है, और अमूल्य माक्यतम, बात समझ रहे हो, ये जो अमूल्य माक्यदम जो है एक किताब जो लिखी गई थी, ये इन्होंने खुद इसकी क्या की थी, रचना की थी। अष्ट दिग्गज की अगर हम बात करें तो ये क्या होते थे, 8 तेलुगु जो है ये कवि होते थे। और इनके कार्यकाल को, जो कृष्णदेव राय का कार्यकाल है, इस कार्यकाल को क्या बोलते हैं, ध्यान देना, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल। क्या बोलते हैं, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल बोलते हैं, स्वर्णकाल बोलते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अष्ट दिग्गज हो गया। एक शब्द आपने और सुना होगा, उस शब्द को बोलते हैं अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान की जब बात आएगी तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, शिवाजी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, शिवाजी से हो जाएगा। और यहीं पर एक बात आप और ध्यान रखना, नवरत्नों की बात जब आती है तो ये कहां से संबंधित हो जाती है, ये मुख्य रूप से फेमस हो जाता है अकबर के नवरत्नों से। तो ये तीन चीजें क्या होती हैं, बार बार आपके क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान और नवरत्न। इन तीनों को आपको क्या करना है, इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, मुस्तक राज। अब देखो ये राज संबंधित है, तो राज का मतलब क्या होता है, राज्य का मतलब होता है कि ये राजस्व विभाग से क्या था, संबंधित था। फिर दीवाने अमीर को ही क है, यानी ये किससे संबंधित था, कृषि से संबंधित था। किससे था, कृषि से संबंधित था। फिर पूछ रहा है दीवाने खैरात, यानी फिरोज तुगलक। खैरात का मतलब क्या हो गया, ये आपका एक दान विभाग हुआ करता था। क्या, दान विभाग हुआ करता था। और दीवान ए रियासत आपसे यहां पर क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न में यह पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो दीवान ए रियासत आपका क्या है, सही सुमेलित नहीं है। यह क्या कह रहा है, दीवान ए रियासत यहां पर दे रहा है। तो कौन था दीवान ए रियासत, कमेंट में बताओ जरा। तो दीवान ए रियासत का कंसेप्ट किसने दिया था, डी सही है, लेकिन किसी ने तो दिया होगा। एक बार कमेंट में आप सभी लोग बताइए, दीवान ए रियासत का कंसेप्ट किसने दिया था, अलाउद्दीन खिलजी। किसने सबसे दिया है, कुन्नुल राय। ओके, तो सबसे पहले जो है किसने दिया था, ध्यान दीजिएगा। तो यह याद आपको रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान देना। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है यही वो शासक है जो क्या करता है, सबसे पहले बाजार नियंत्रण की प्रणाली जो आती है, बाजार नियंत्रण की प्रणाली जो आती है आपका, इसी का कंसेप्ट दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या हुआ, डी हुआ। बाकी सब चीजें आपके सामने हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। दीवाने अमीर को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा बनाया गया था, मुख्य रूप से यह क्या था, कृषि था। और कृषि में इसमें क्या होता था, ध्यान दीजिएगा, 60 मील का एरिया होता था। उसमें किसानों को क्या होता था कि उनको जो है, जो उन्नत किस्म के बीज होते थे, उन्नत किस्म के बीज की खेती को प्रोत्साहन,
और फसल चक्र के अनुरूप, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, फसल चक्र के अनुरूप खेती करने के लिए क्या किया जाता था, प्रेरित किया जाता था। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर आप यहां पर अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग पीछे भी इसको क्या कर चुके हैं, लगा चुके हैं, फिरोज शाह तुगलक ही आपका क्या है, राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, और अगला देखते हैं यहां पे। बात समझ रहे हो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक है यार, ठीक। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक सी आंसर सही है। चलिए आइए आगे आते हैं। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से कूट जो है कि इस पे आपको देना है कि सल्तनत काल, दाम होगा नहीं, रुपया होगा नहीं, जीतल था और टांका था। बात समझ रहे हो? जीतल की अगर बात करें तो जीतल आपका किसका था, ये तांबे का बना था। और टंके की बात करें तो ये आपका क्या था, चांदी था। चांदी को आपको पता है कि ससनगी भी कहा जाता था, ससगनी। ओके, ये दोनों किसने चलाया था, तो ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश के द्वारा इसे क्या किया गया था, संचालित किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर यहां पर 2 और 4, डी ऑप्शन आपका क्या है, डी ऑप्शन आपका सही है, डी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। किसके सिक्कों पर, ध्यान दीजिएगा यहां पर पूछ रहा है किसके सिक्कों पर जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। बगदाद का जो अंतिम खलीफा है, इस चीज को ध्यान देना, खलीफा नहीं, अंतिम खलीफा जो था उसका नाम किसके सिक्कों पर सबसे पहले आया था। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, इल्तुतमिश नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये आपका कौन है, अलाउद्दीन मसूद शाह है। कौन है? अलाउद्दीन मसूद शाह है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इसी के ऊपर जो है जो इसके सिक्के थे, इस पर अंतिम खलीफा, मां समझ रहे हो, अंतिम खलीफा का नाम अंकित था। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में। ध्यान दीजिएगा, कीर्ति स्तंभ जो है यह एक उपलब्धि के लिए निर्मित कराया था किसने, आपके राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। आपसे यह भी पूछ सकता है कि राणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में अपनी उस उपलब्धि को प्रकट करने के लिए यह काम किया था। तो वो उपलब्धि कौन थी, जल्दी से बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, यह उपलब्धि थी महबूब जो है, बात समझ रहे हो, जो आपका महमूद खिलजी था, महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में, खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में। जैसे एक सवाल आपने ये सुना होगा ना कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कब करवाया था। एक सवाल आपने पढ़ा होगा कि बुलंद दरवाजा जो है, बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण किस विजय में हुआ था। तो सेम उसी तरीके से आपका क्या होता है, एक प्रश्न यहां पर भी आता है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, यहां से आपके सवाल क्या होते हैं, बनते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अजमेर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात हो रही है, जौनपुर अटाला मस्जिद है, मालवा जहाज महल है, गुलबर्ग जो है जामा मस्जिद है। इसमें 3 सुमेलित हैं, एक आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। बिल्कुल गुजरात विजय आपने क्या किया है, सही लिखा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो है कुव्वत उल इस्लाम जो है, इस मस्जिद की अगर बात करें तो ये आपको दिल्ली में मिलती है। कहां पर? दिल्ली में मिलती है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी तीनों आपके क्या है, सही सुमेलित हैं। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, मालवा जहाज महल है, गुलबर्ग जो है जामा मस्जिद। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखें कि निम्नलिखित में से दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था। इस प्रश्न को आपको क्या करना है, प्रश्न को थोड़ा गंभीरता से देना है। हो सकता है कि इसमें कोई विकल्प आपको सेटिस्फाई न कर पाए, बात समझ रहे हो सकता है कि कोई विकल्प सेटिस्फाई न कर पाए, या यह भी हो सकता है कि इसमें एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिख के इस प्रश्न का उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूं उस बात पे ध्यान दीजिए।
मैं ये कह रहा हूं कि इस बात की संभावना है कि इसमें एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। ध्यान देना, ये दोनों लोग अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, इन दोनों लोगों ने क्या किया था, जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों की सल्तनत को देखा था। वास्तव में जो अमीर खुसरो है ये शेख निजामुद्दीन औलिया का क्या है, शिष्य है। अमीर खुसरो अगर आप देखोगे तो जो हिंदवी साहित्य है उस साहित्य के क्षेत्र में एक आपका क्या है, बड़ा नाम है। और इन्होंने ही क्या किया था, खड़ी बोली जो निकलती है उस खड़ी बोली का जो है, अगर ये कहा जाए कि ये उसके क्या है, प्रवर्तन करता है, तो ये बात आपकी क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। दूसरी बात यह है कि जो हिंदी शब्द थी उसको इन्होंने फारसी के महत्व, फारसी के सामने हिंदी को क्या किया था, खड़ा किया था। इसके बाद पहेलियां, मुकरबियां, बात समझ रहे हो, गजल, ये तमाम चीजें जो हैं वो किसकी हैं, अमीर खुसरो के जो है हाथों से निकली हैं। तो अमीर खुसरो एक बड़ा नाम है। और इसके साथ आप देखोगे तो शेख निजामुद्दीन औलिया वो क्या थे, जो है ये इनके गुरु थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पे दोनों हो जाएगा। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, अभी हम पीछे इस पे चर्चा कर लिए हैं, इसलिए यहां पर इसकी चर्चा करना जो है जरूरी नहीं है। अब एक यहां पर मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आ रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, उस प्रसिद्ध रचना का नाम आप बता दीजिए। आपने हिंदी पढ़ा है तो एक बार जल्दी से इसका कमेंट में नाम बताइए कि इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है। पद्मावत, वेरी गुड, बहुत सही, पद्मावत इन्होंने लिखा। पद्मावत किस शैली पर लिखा गया है, किस शैली पर लिखा गया है, शैली कौन सी है, पद्मावत की शैली बताओ। नहीं भाई, मैं ये पूछ रहा हूं कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, उसकी शैली क्या थी। अवध भाषा नहीं पूछ रहा हूं मेरे भाई। एक शैली होती है 12 मासा पद्धति, नोट कर लेना। हो सकता है ये तुम्हारे जो है उसमें क्या आ जाए, 12 मासा पद्धति एक आती है, उसी शैली पर ये क्या है, उस शैली पर इस चीज को लिखा गया है। क्लियर, हाँ 12 मासा। चलिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया, किसके द्वारा जो है भारत में पोलो खेल जो है इसका प्रचलन किसके द्वारा हुआ था, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब तक मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि आपने नाम सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बात समझ रहे हो, यानी जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी क्या हुई थी, पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी चौगान से। बात समझ रहे हो, खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी। एक ये सवाल पूछता है और एक सवाल ये पूछता है हुमायूं के बारे में। बात समझ रहे हो, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, इसका भी जवाब दीजिए। और यहां पर अगर आपका राइट आंसर होगा तो राइट आंसर आपका सी होगा, राइट आंसर सी होगा। तो कुतुबुद्दीन जो है क्या हुआ था, अगर आप देखोगे तो कुतुबुद्दीन पोलो खेलते समय जो है मर गया था। और जो आप यहां पर हुमायूं को देख रहे हैं, यह बेचारा कैसे मर गया था, सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए। क्लियर, तो ये दोनों क्या होती हैं, घटनाओं के बारे में आपके प्रश्न बनते हैं। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल फिर आपसे यहां पर पूछ रहा है, इसको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। हाँ बिल्कुल, हाँ स्टेनले लेपुल ने बिल्कुल सही बात किया कि लड़खड़ाते हुए क्या हुआ। हाँ, अब आइए देखो, फिरोज तुगलक की बात हो रही है, एफएसटी की बात हो रही है। तो फिरोज तुगलक जो है आपका क्या है, फिरोज तुगलक क्या करता है, नहरों का निर्माण कराता है 3। बलबन जो है यहां पर जहांगीर के समय में जो है आपका क्या आता है, जहांगीर के सामने में सर थॉमस रो। अब 3 और 4 से मिलाओ तो कहां पर मिल रहा है, 3 और 4 से मिलाओगे तो एक ही ऑप्शन में आपका काम क्या हो जाएगा, हमको लग रहा है कि सही हो जाना चाहिए। बलबन आपका क्या करता है, नौरोज 2 हो गया, और 2 के यहां पर 1 हो गया। दीवाने रियासत 3 2 1 4, राइट आंसर आपका क्या हो गया, राइट आंसर आपका बी हो गया, राइट आंसर बी हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी।
हमारे नाम लेने से क्या हो जाएगा ये बताओ। अगर मैं आपका नाम ले लूंगा तो इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मेरे नाम से सिलेक्शन अगर सबका हो जाए तो एक दिन मैं सेशन लगा के सबका नाम ही लूं। बात समझ रहे हो? एक दिन अलग से सेशन लगा के अनुज राठी जो है लिख रहे हैं कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपका नाम मैंने कई बार ले लिया इसी बहाने। तो अगर मेरे नाम लेने से आपका सिलेक्शन हो तो मैं प्रतिदिन एक आधे घंटे की 1 घंटे की क्लास इसीलिए लगा लिया करूंगा और उसमें सिर्फ नाम लिया करूंगा। नाम लूंगा ही नहीं, नाम यहां पर लिख भी दूंगा। बात समझ रहे हैं? एक लाइन है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, बात समझ रहे हो? जिसने भी लिखा था नाम फिर बुलाऊं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर बनाने से पहले बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं, बात समझ रहे हैं? इसको आप अपनी जिद बना लीजिए और आप कहिए कि घबराइए मत गुरुजी, जिस दिन एसआई टॉप करके आएंगे उस दिन आप क्या करेंगे? उस दिन आप कहेंगे कि आओ बेटा तुमको मेडल पहनाते हैं। तो उस दिन आप हमारे नाम भी लेंगे, हमारे साथ फोटो भी लेंगे और उसको क्या करेंगे? उसके ऊपर रील भी बनाएंगे। तो जिसका नाम नहीं लिया जा रहा है उसको ये लग रहा है, तो उसको इसके लिए क्या करना चाहिए? उसको अपने ईगो से जोड़ लेना चाहिए कि आज नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन मैं एक दिन मजबूर कर दूंगा कि आपको मेरा नाम लेना पड़ेगा। इसको चैलेंज ले लीजिए। क्लियर? तो 2 तरीके हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके में आपसे क्या है, आपका ज्यादा हित सधा हुआ है। ओके, तो ये चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई साहब, यहां पर जो है हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासन काल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो ये आपका है नसरुद्दीन खुसरो शाह। क्या है? नसरुद्दीन खुसरो शाह। क्लियर? तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर आपका बी हो गया, सी हो गया। सी पे लगाए हैं, ध्यान देना। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य, देखो जौनपुर को बारे में कई बार जो है ये सरकी शासन से क्या है, सरकी वंश से है। ठीक, इसको सिराज बोला जाता है। कहां का सिराज बोला जाता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कहां का सिराज बोला जाता है? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। दूसरी बात, जब सरकी वंश की बात आ जाए तो इसके संस्थापक का नाम भी आप लिख दीजिए कमेंट में। इसके संस्थापक का नाम भी आपको क्या करना है, लिख दीजिए। अब यहां पर एक चीज और देखना कि जो बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी ने इसे क्या किया था? इसे पराजित कर अपने शासन में मिला लिया था। पराजित कर अधिग्रहित कर लिया था, अधिग्रहित कर लिया था। अब यहां पे आपको इसका संस्थापक हुसैन शाह, वेरी नाइस, बहुत सही, हुसैन शाह। हाँ भाई क्या बोल रहे हैं? कोई बोल रहा है कि मुबारक शाह होगा। कैसा मुबारक शाह? इसमें मुबारक शाह नहीं है, हुसैन शाह है। संस्थापक नहीं यार, ये तो हुसैन शाह ये है। संस्थापक आपकी बात बिल्कुल क्या है, सही है। हाँ देखो, एक टॉपिक बालक पूछ रहा है कि सर टॉपिक बता दो। टॉपिक देखो यहां पर जो है आज सल्तनत काल क्या हो जाएगा, सल्तनत आज समाप्त हो जाएगा। तो सल्तनत के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपका मुगल काल रहेगा, उसमें आपका मुगल काल रहेगा। और मुगल काल के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपके बाद जो है उसके बाद आपका मॉडर्न इंडिया आ जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना जब भी आएगी तो आपको एक नाम याद होना चाहिए, हसन गंगू। क्या याद होना चाहिए? हसन गंगू का नाम आपको याद होना चाहिए। यह चीज आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए भाई साहब, कब हुई थी स्थापना? 1336 क्यों लिख रहे हो यार? पढ़ के लिख रहे हो कि बिना मन का लिख रहे हो? 1347 क्या है? 1347 में हसन गंगू ने क्या किया था? हाँ 1347। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगली बात यहां पर ध्यान रखिएगा, एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जो गुलबर्गा था उसको इसने क्या किया था, गुलबर्गा को इसने राजधानी बनाया था। ओके चलिए, सूची 1 से सूची 2 को आपको क्या करना है, संभालना है, यानी उसमें आपको इसको मिलान करना है। अरे भाई साइड ही है यार, बस एक आध प्रश्न ऐसे हैं, मैं तो बिल्कुल किनारे हूं।
ठीक, मैं बिल्कुल किनारे हूं, आप काहे हमको साइड लगा रहे हैं। अब इसमें देखो किसको कैसे मिलाओगे। एक तो अपने को पता है कि सरकी शाही जो है ये क्या है, जौनपुर है, तो 4 तो यहां पर आ जाएगा। आदिल शाही की बात होगी तो यहां पर बीजापुर आ जाएगा। 2-4 से देखो काम हो जा रहा है, हाँ 2-4 से काम हो जा रहा है। 2-3-1-4 राइट आंसर डी, 2-3-1-4। तो कुतुब शाही आपका कहां पर हो गया, कुतुब शाही हो गया, यहां पर आपका 1 हो गया, यहां पर आपका 2 हो गया, यहां पर आपका 4 हो गया, राइट। चलिए, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था। असम एवं कूच बिहार में पूछा जा रहा है वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था। चैतन्य महाप्रभु ने, माधवा ने, शंकरदेव ने, वल्लभाचार्य ने। बात समझ रहे हो। एक और प्रश्न यहां पर आता है, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कौन था। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो यह कंसेप्ट किसने दिया था। क्लियर। अब यहां पे पूछ रहा है असम एवं कूच बिहार में, तो ये आपके कौन हो जाएंगे, शंकरदेव हो जाएंगे। ये वैष्णव धर्म के संत थे और ये क्या थे, ये कृष्ण के भक्त थे। किसके, कृष्ण के भक्त थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्थापना की थी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सही प्रिया कश्यप, आपका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की क्या की थी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये कृष्ण के भक्त थे। दूसरी बात अगर यहां पर की जाए तो ये एकेश्वरवादी थे, एकेश्वरवादी। ये 2 बातें इनकी ध्यान में रखना। इनकी फिलॉसफी भी आती है, आचार्य शंकर की फिलॉसफी क्या है, तो यहां से भी चीजें आपकी आती हैं। भक्ति संस्कृति की बात यहां पर आपसे की जा रही है कि जो भक्ति संस्कृति है, भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था। वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में। देखो भक्ति काल का जो उद्भव है, इस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काफी अच्छा लिखा है। और उन्होंने कहा है कि भारत में भक्ति काल का उद्भव एक भारत की राजनीतिक पराभव का क्या था, परिणाम था। जब भारत के लोग विदेशियों से क्या हो रहे थे, पराजित हो रहे थे और भारत का मान मर्दन हो रहा था, उस समय जो है भक्ति काल के आंदोलन ने भारतीयों की क्या की थी, मतलब उनके रौब की या उनके गुरूर को बचाने का काम किया था। तो इस समय में जो है ये बात कब से शुरू होती है, मध्यकाल से शुरू होती है। तो इसको 15वीं और आपकी 16वीं शताब्दी मानना ज्यादा उचित होगा। इसके पीछे जो राजनीतिक कारण है वो हमने आपको बताया कि मध्यकाल को अगर देखा जाए तो वो आक्रांताओं का काल है। कोई भी भारत में आता है, अटैक करता है, भारत से लूटता है, लेकर चला जाता है। जिसको मन करता है वो यहीं पर क्या होता है, बस भी जाता है। तो इससे क्या होता था कि जो भारतीय जनमानस था, वो जनमानस बिल्कुल विचलित था। तो विचलित यानी विचलेपन के उस दौर में भक्ति काल जो होती है एक नई धारा की तरफ प्रस्फुटित होती है और वो भारत के लोगों को एक संबल देती है कि भाई भक्ति के नाम पर क्या हो जाओ, मतलब अपने आप को, चीजों को संवारो। तो ये इसके पीछे राजनीतिक माना जाता है। और इसके बाद भारत में भक्ति काल के उद्भव की जब बात आती है, जब हम इसका देखते हैं कि उद्भव कहां से शुरू होता है, तो देखोगे तो इसका उद्भव दक्षिण भारत से प्रारंभ होता है। कहां से, दक्षिण भारत से भक्ति काल की एक लहर निकलती है और वो पूरे उत्तर भारत को अपने समय जो है चपेट में लेती है। तो राइट आंसर यहां पर अपना क्या है, राइट आंसर अपना यहां पर डी है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था। कुंभन दास की बात यहां पर की जा रही है, तो भाई ये तो अपने ब्रज के थे ना। रामानंद की बात की जाए, रायदास जी, ये आपके काशी यानी वाराणसी, काशी यानी कि वाराणसी। तुलसीदास जी की बात हो रही है, चित्रकूट यानी कि बांदा, चित्रकूट यानी कि बांदा। तो अब बचा कौन, बचे आपके रामानंद जी। तो ये रामानंद जी जो थे, इन्हीं का जन्म आपका कहां पर होता है, प्रयागराज में होता है। कब हुआ था, तो कब हुआ था अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो 1299 ईस्वी में। कब, 1201 कम 1300, बात समझ रहे हो। तो 1299 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। बात समझ रहे हो। अब यह पूछना है कि कौन इसमें से इस्लाम से जो है प्रभावित था। तो यहां पर आपका राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा, यह होगा आपका नामदेव। नामदेव क्या थे, ये जो है एक तरीके से ये कहो तो ये
मतलब आडंबर के, मूर्ति पूजा के, इन सब चीजों के घोर विरोधी थे। और मूर्ति पूजा यानी बूत की पूजा जो है आप देखोगे तो वो इस्लाम में क्या है, प्रतिबंधित है। तो वैचारिक स्तर पर यह माना जाता है कि ये उससे क्या थे, प्रभावित थे। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, राइट आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, अगर आपकी क्लास चलती है तो आप क्लास कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जीके जीएस पर बहुत एसआई के लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें कराई जा रही हैं उतनी चीजें कीजिए। बाकी आपका जो मेन फोकस है वो आपका मैथ पर होना चाहिए, रीजनिंग पर होना चाहिए, हिंदी पर होना चाहिए, संविधान पर होना चाहिए। हमारा क्लास जो है ये क्या है, फोकट वाली क्लास है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि इससे आपके सेट में प्रश्न कितने आएंगे, मुश्किल से 2 या 3 प्रश्न आएंगे। अब 2-3 प्रश्न के लिए मैं आपको पूरा हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब पढ़ोगे तो फिर उतना मेहनत कर दोगे तो उधर ज्यादा पा जाओगे। तो अगर आपकी कहीं पर इंपॉर्टेंट क्लास है तो आप बाइज्जत जाइए सम्मान के साथ। ओके, ठीक है। चलिए, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध थे? यहां पर वैष्णव पूछा जा रहा है, शैव पूछा जा रहा है, बौद्ध पूछा जा रहा है, सूफी की बात हो रही है। बताइए, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है? चलिए, यहां पर कुछ सी दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं, बताओ। ओके, ये आपके थे वैष्णव धर्म से और ये किससे थे, कृष्ण भक्ति। ठीक, चलिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे आपके तुलसीदास, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तुलसीदास की रचनाओं का नाम बोल लो तो एक बार रामचरितमानस को छोड़ के, इनकी जो रचनाएं हैं रामचरितमानस को छोड़ के आप इनकी रचनाओं का नाम बताइए। रामचरितमानस को छोड़ के इनकी रचनाओं का नाम कौन बताएगा? गीता तुलसीदास लिखे हैं, अरे वाह क्या बात है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, हां अब सही है, बिल्कुल सही। कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका। अब इसमें से कौन जो है अवधी भाषा में लिखी गई है? इन चारों में से कौन अवधी भाषा में थी, बताओ। भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया था? बात समझ रहे हो? ख्वाजा बदरुद्दीन ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, शेख अहमद सरहिंदी ने, शेख बहरुद्दीन जकारिया ने। देखो, सूफी शब्द जो है, यहां से सूफी की अगर बात की जाए तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति होती है ये सफा शब्द से होती है। सफा शब्द का अर्थ जो है क्या है, उसमें विद्वानों में मतभेद है सफा शब्द के अर्थ को लेकर। कुछ लोग सफा शब्द को क्या करते हैं, कपड़े से जोड़ते हैं। जो नहीं लोग कहते हैं कि साफा बांधे हुए, पगड़ी बांधने वाला जो होता था सफा। और कुछ लोग सफा शब्द को किससे जोड़ते हैं, चबूतरे से जोड़ते हैं। क्लियर? यहीं से क्या होती है, सूफी निकल के आती हैं। अब यहां पर बात हो रही है कि सूफी के कई सिलसिले हैं, जैसे नक्शबंदी सिलसिला है, कादरिया सिलसिला है, उसी तरीके से इसका एक सिलसिला है चिश्तिया सिलसिला। अब सवाल में यह पूछ रहा है कि भारत में इसे किसने जो है इस मत को स्थापित किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके क्या थे, भारत के संस्थापक थे। अगर भारत से पहले पूछे कि अफगानिस्तान में इसे किसने स्थापित किया था, अफगानिस्तान में अगर पूछने कि इसे किसने स्थापित किया था, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आगे आइए, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में क्या किया गया है, संकलित किया गया है? इस बात को आपको क्या करना है, इस बात को आपको उत्तर देना है।
बताइए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गज ए सकर, शेख निजामुद्दीन औलिया। बताओ किसके जो है विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ में संकलित किया गया है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का और जो है उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर आप दें। बताओ। इन्हीं का जिसका संकलन हुआ था उन्हीं का एक उपनाम है बाबा फरीद। अब बता दो। देखो ये तो होगा नहीं, काकी होगा नहीं, औलिया है नहीं। राइट आंसर आपका यहां पर क्या है? राइट आंसर आपका सी है। सी है, सी सी। चलिए, इन्हीं का नाम फरीद है। इन्हीं का नाम क्या है? फरीद है। इस चीज को आपको क्या करना है? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर अवस्थित है? आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में। बताइए। शेख निजामुद्दीन औलिया जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हां, अजमेर। अजमेर सही है। निम्नलिखित में सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? बताओ। निम्नलिखित में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? चलो, ये जो है इसका तुम कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक। चलिए, जो दिल्ली वाले हैं वो दिल्ली देंगे और जो अजमेर वाले हैं वो अजमेर देंगे। चलिए, यहां पे आइए इस प्रश्न पे। किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाख मोहम्मद गौस को, शाह अब्दुल अजीज को, शाह वली उल्लाह को, ख्वाजा मीर को? तो ये आपके मोहम्मद गौस हैं। क्या है? शाख मोहम्मद गौस हैं। इस चीज को आपको क्या करना है? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? किसका संबंध यहां पर सूफीवाद से नहीं है? खानकाह है, शेख है, और अभी जो है आपको सफा और शमा, ये मैं आपको बता रहा था, ये आपका जो उलेमा होता है इनका संबंध आपके उससे नहीं है। क्लियर? तो राइट आंसर आपका यहां पर ये हो गया। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में, कलिंजर में, देवा शरीफ में, गढ़ मुक्तेश्वर में। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो फतेहपुर सीकरी होगा नहीं, कलिंजर होगा नहीं, गढ़ मुक्तेश्वर है नहीं, ये आपका क्या है? देवा शरीफ है। इस चीज को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। जो कहां पर है? आपके बाराबंकी में है। कहां पर? बाराबंकी में। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे आइए। इसमें से किसने बाबर को सर ए पूल के युद्ध में पराजित किया था? सर ए पूल का युद्ध किसने जो है बाबर को पराजित किया था? लड़ाई ये 1501 की है। 1501 की क्या है? लड़ाई है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले जो है तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग हुआ था। तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग आपका इसमें हुआ था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। किसने पराजित किया था? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सैबानी खान ने। किसने पराजित किया था? सैबानी खान ने पराजित किया था। इस चीज को आपको क्या करना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। क्लियर? अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए वो किया था? तो ये आपका है दौलत खान। समझ रहे हो? किसने आमंत्रित किया था? दौलत खान ने आमंत्रित किया था। इसके पीछे लॉजिक ये था, ध्यान देना, इसके पीछे लॉजिक ये था कि जो दौलत खान था उसको इस बात की उम्मीद थी
कि जैसे अन्य आक्रमणकारी भारत आए, भारत पे टिके नहीं और भारत को छोड़ के चले गए, बाबर भी आएगा, वो भारत पे आक्रमण करेगा, भारत को लूटेगा और फिर भारत को छोड़ के चले जाएगा। इससे लोधी वंश क्या होगा, कमजोर पड़ेगा। तो हम उस पर क्या कर लेंगे, अपनी सत्ता जो है मजबूत कर लेंगे। इस लालच में इसने क्या किया था, आमंत्रित किया था। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? बताइए, किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा, यहां पर प्रथम पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? इस सवाल का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप तोपची देखोगे तो तोपची का नाम जो था वो आपका मुस्तफा था। बाबर की तरफ से ये क्या हो रहा था, लड़ रहा था, और ये आपके पानीपत का युद्ध था। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे आइए, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? पानीपत आपका 1526 बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 27, घाघरा का युद्ध 29 सही है। चंदेरी का युद्ध ये सुमेलित नहीं है। ये आपका कब का है, 1528 का है, जो मेदिनी राय और इनके बीच में, बाबर के बीच में हुआ था। और इसी के बारे में कहा जाता है कि इसका क्रम क्या है, पानी, बात समझ रहे हो, 26, 27, 28, 29। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? कन्नौज के पास जो युद्ध हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। हुमायूं एवं सुल्तान मोहम्मद मुहानी, शेर शाह एवं हुमायूं, शेर शाह एवं मिर्जा कामरान, मोहम्मद शाह एवं हुमायूं। तो यहां पर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, शेर शाह और हुमायूं के बीच। ठीक, तो राइट आंसर यहां पर आपका क्या हुआ, बी। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? इसकी आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए बताइए, कौन इसमें जो है वो था? तो यहां पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका शेर शाह। क्या है, शेर शाह जो है यह पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अब आते हैं जो हमने आपको अभी होमवर्क दिया था, उस प्रश्न पे आ जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया की बात मैं आपसे कर रहा था, निजामुद्दीन औलिया, और इसमें दो बातों पे आप कह रहे थे, जैसे अजमेर और दिल्ली। तो दिल्ली वालों का क्या है, सही है। ठीक, दिल्ली वालों का क्या है, सही है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली आपका सही ऑप्शन है। चलिए, क्लियर? तो ये आपके आज के जो 40 प्रश्न थे वो 40 प्रश्न क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। हाँ जी, ओके, थैंक यू।